Hello students, let's start accounts second chapter that is not for profit concern. Okay, तो स्टूडेंट बेसिकली ये चैप्टर भी जो है वो आपका फाइनल अकाउंट ही है। फर्स्ट चैप्टर भी फाइनल अकाउंट था, ये चैप्टर भी फाइनल अकाउंट है, करेक्ट। फर्स्ट चैप्टर आपका फाइनल अकाउंट था जहाँ पे ट्रेडिंग एक्टिविटी होती है स्टूडेंट। ठीक है। बेसिकली बिजनेस दो टाइप के हैं, जैसे कि आपको पता ही है। एक है ट्रेडिंग एक्टिविटी और एक सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री, करेक्ट। तो अगर आपका बिजनेस ट्रेडिंग एक्टिविटी को बिलोंग करता है तो आप फर्स्ट चैप्टर में जिस तरीके से फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किए थे वैसे आप अकाउंट्स प्रिपेयर करोगे। और अगर आपका इंडस्ट्री सर्विस सेक्टर को बिलोंग करता है तो क्योंकि सर्विस सेक्टर में स्टूडेंट ट्रेडिंग नहीं होती, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स नहीं होता है, तो वहाँ पे आप जो अकाउंट्स है कुछ अलग तरीके से प्रिपेयर करोगे। ठीक है। तो वही हम सीखने वाले हैं आज के इस चैप्टर में, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। ओके। और यहाँ पे स्टूडेंट चैप्टर का नाम नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न दिया क्योंकि सर्विस सेक्टर में ऐसे कई सारे सेक्टर्स है जहाँ पे जो बिजनेस कंडक्ट किया जाता है वो प्रॉफिट मोटो के हिसाब से नहीं किया जाता है, अपने मेंबर्स को सर्विस प्रोवाइड करने के हिसाब से किया जाता है स्टूडेंट। ठीक है। तो बेसिकली जो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी आप दो टाइप कर सकते हो। एक प्रॉफिट कंसर्न, ठीक है, इससे प्राइवेट स्कूल्स वगैरह, ठीक है। और एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, गवर्नमेंट स्कूल्स, करेक्ट ना। तो ये दो टाइप के आप कैटेगराइज कर सकते हो, बट दोनों का अकाउंटिंग एक जैसा ही होगा स्टूडेंट। ठीक है। क्योंकि भले वो प्राइवेट स्कूल हो या फिर गवर्नमेंट स्कूल हो, ठीक है, नॉट फॉर प्रॉफिट हो, बट उनका जो सेक्टर है वो सर्विस सेक्टर को बिलोंग करता है। दे आर नॉट डीलिंग इन एनी काइंड ऑफ गुड्स। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट अपना चैप्टर नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। क्या होता है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न? नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न आर दोज कंसर्न विच आर नॉट स्टार्टेड टू अर्न प्रॉफिट बट टू गिव क्वालिटी सर्विस टू इट्स मेंबर एंड सोसाइटी एट द मिनिमम चार्जेस। ठीक है स्टूडेंट। तो ये सेक्टर भी चार्जेस चार्ज करता है अपने मेंबर से ताकि वो इजीली अपना एक्टिविटी कंडक्ट कर सके। ओके। बट वो नॉमिनल चार्ज करता है अपने मेंबर से और क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करने का भरोसा दिलाता है स्टूडेंट। ठीक है। जैसे आपकी सोसाइटी ले लो जहाँ पे आप रहते हो, करेक्ट। एवरी मंथ हम लोग वहाँ सोसाइटी को सब क्या बोलते हैं, मेंटेनेंस चेक देते हैं, करेक्ट। और इन रिटर्न हमें क्या मिलता है स्टूडेंट? सर्विसेज मिलती है, हमें गाड़ी पार्क करने के लिए जगह मिलती है, हमें खेलने के लिए जगह मिलती है, करेक्ट ना। तो आपकी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसका भी कभी बैलेंस शीट आया होगा तो आप देखना उसका जो बैलेंस शीट होता है वो आपके फर्स्ट चैप्टर के फाइनल अकाउंट से काफ़ी अलग होगा। फाइन। तो चलिए स्टूडेंट आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन इज टू प्रोवाइड सर्विस टू इट्स मेंबर एंड नॉट टू अर्न प्रॉफिट। इसका मेन मोटो स्टूडेंट होता है इसका सर्विस प्रोवाइड करना, ना कि प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है। डेफिनेटली अब जब कुछ चीज़ करनी होती है तो हमें पैसे लगते हैं, तो कलेक्ट डेफिनेटली हमें पैसे कलेक्ट करने पड़ते हैं। जैसे हम सोसाइटी में मेंटेनेंस देते हैं, ठीक है, उससे सारे खर्चे निकलते हैं सोसाइटी के। बट सोसाइटी उसके लिए हमें नॉमिनल चार्ज करती है, वो ज़्यादा चार्ज नहीं करती क्योंकि सोसाइटी का मोटो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है स्टूडेंट। ठीक है। ओके नेक्स्ट। स्पोर्ट्स क्लब, चैरिटेबल हॉस्पिटल, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, ट्रेड यूनिट्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन, ट्रस्ट, सोशल वेलफेयर एसोसिएशन, रिलीजियस कंसर्न, लाइब्रेरीज एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। तो स्टूडेंट बहुत सारे एग्जाम्पल आपके लिए मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। ठीक है। तो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के सारे एग्जाम्पल्स हैं। चलिए अब हम आगे मूव करते हैं स्टूडेंट। इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी? इन ऑर्डर टू फाइंड आउट वेदर द करंट इनकम आर सफिशिएंट टू मीट द करंट एक्सपेंसेस दे प्रिपेयर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो स्टूडेंट भले वो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न है, ठीक है, बट करंट एक्सपेंस को मीट करने के लिए कुछ पैसे तो चाहिए होंगे, करेक्ट ना। और हिसाब तो मेंटेन करना पड़ेगा उनको। तो उसके लिए वो लोग क्या क्या प्रिपेयर करते हैं स्टूडेंट, देखते हैं। सबसे पहला रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा आपको। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, बैलेंस शीट। तो जो फाइनल अकाउंट है सर्विस सेक्टर का या फिर नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का, उसमें बेसिकली ये तीन चीज़ें आती है स्टूडेंट। ठीक है। इन तीनों में से भी रिसिप्ट एंड पेमेंट का इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट आपको दिया जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी होगी स्टूडेंट। ठीक है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट आपको दिया जाएगा और आपको ये दो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। ठीक है। रिसिप्ट एंड पेमेंट आपका ट्रायल बैलेंस जैसे काम करेगा फर्स्ट चैप्टर में, जैसे फाइनल अकाउंट में ट्रायल बैलेंस कैसे काम करता था स्टूडेंट, ठीक उसी तरीके से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपका वर्क करेगा। ओके। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट तो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट ये दो चीज़ें प्रिपेयर करनी होगी। ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट के बारे में। नेक्स्ट, रिसिप्ट एंड पेमेंट। द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज रियल अकाउंट। कौन सा अकाउंट है स्टूडेंट? ये आपका
ये आपका रियल अकाउंट है, यानी कि यहाँ पे जो रूल अप्लाई होता है वो होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, करेक्ट, फाइन। नेक्स्ट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज समरी ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड, ठीक है, विच इज जनरली 1 ईयर। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में आपके सारे कैश ट्रांजेक्शन और सारे बैंक ट्रांजेक्शन को यहाँ पे क्या किया जाएगा स्टूडेंट, रिकॉर्ड किया जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट, ऑल रिसिप्ट ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड आर डेबिटेड टू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ओके। जितना भी रिसिप्ट हुआ है पूरे साल भर में, वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में लिख दिया जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ईयर। भले जो पैसा आपको मिला हुआ है, ठीक है, वो प्रीवियस ईयर के लिए मिला है, जो साल बीत गया उसके लिए मिला हुआ है, या फिर करंट ईयर के लिए मिला है, जो आपका करंट अकाउंटिंग ईयर है वो, या फिर नेक्स्ट ईयर आने वाले ईयर के लिए मिला है। तो पैसे आपको कोई भी पीरियड के लिए मिले स्टूडेंट, ठीक है ना, कोई भी ईयर के लिए मिले, आप उसे रिसिप्ट एंड पेमेंट में रिकॉर्ड करोगे, ठीक है, रिसिप्ट साइड में इसको रिकॉर्ड करोगे या पेमेंट साइड में रिकॉर्ड करोगे, ओके। नेक्स्ट, फॉर विच दे आर रिसीव्ड, ओके, एंड इरिस्पेक्टिव ऑफ नेचर, इनफैक्ट नेचर भी मैटर नहीं करेगा, यानी कि आपका जो रिसिप्ट है या फिर आपका जो पेमेंट है, ठीक है, वो रेवेन्यू नेचर का हो या कैपिटल नेचर का हो, ओके, वो हम दोनों भी वहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे रिसिप्ट या पेमेंट साइड में रिस्पेक्टिवली। तो जो रिसिप्ट और पेमेंट साइड है स्टूडेंट, बेसिकली उसमें दो तरीके की चीज़ें हैं, एक तो इरिस्पेक्टिव ऑफ ईयर, ठीक है, कोई भी ईयर का रिसिप्ट अगर हुआ है तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे रिसिप्ट साइड में, कोई भी ईयर का पेमेंट अगर हुआ है तो उसको भी हम पेमेंट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक उसी तरीके से रिसिप्ट और पेमेंट साइड में रेवेन्यू नेचर की चीज़ें भी हो सकती है, यानी कि जो आपकी डे टू डे खर्चे वो भी हो सकती है, या फिर कैपिटल नेचर की भी हो सकती है, ठीक है, जैसे कि एसेट परचेस कर लिया तो आपका कैपिटल पेमेंट हो जाएगा, करेक्ट ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। अगर आपने एसेट बेच दिया तो आपका कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगा एंड अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपकी रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में अपीयर करेगी, फाइन, ओके। नेक्स्ट, ये फॉर्मेट है स्टूडेंट रिसिप्ट एंड पेमेंट का, जहाँ पे आपको ये दिया हुआ रहेगा ऑलरेडी क्वेश्चन में, और जो रिसिप्ट साइड है वो उसमें सारे रिसिप्ट लिखे होंगे, रेवेन्यू नेचर की भी हो गया, कैपिटल नेचर की भी हो गया, और इट कैन रिसिप्ट साइड में जो रिसिप्ट है वो प्रीवियस ईयर का भी हो सकता है, करंट ईयर का भी हो सकता है, नेक्स्ट ईयर का भी हो सकता है, ठीक है। ठीक उसी तरीके से पेमेंट साइड भी है, जो पेमेंट साइड है वो वहाँ पे आपका रेवेन्यू पेमेंट भी आएगा और कैपिटल पेमेंट भी आएगा, ओके। और अकॉर्डिंगली यहाँ पे भी जो ईयर के हिसाब से प्रीवियस ईयर का अमाउंट भी मेंशन किया हो सकता है, करंट ईयर का भी किया हो सकता है, नेक्स्ट ईयर का भी किया हो सकता है, फाइन स्टूडेंट। तो आपको प्रॉपरली ट्रीटमेंट देना है स्टूडेंट एवरी एस्पेक्ट का, ठीक है। रेवेन्यू नेचर है तो अलग ट्रीटमेंट होगा, कैपिटल नेचर है तो अलग ट्रीटमेंट होगा, प्रीवियस ईयर का है तो अलग ट्रीटमेंट होगा, करंट ईयर का है तो उसका ट्रीटमेंट अलग होगा, नेक्स्ट ईयर का है तो उसका ट्रीटमेंट अलग होगा। तो इन सभी का किस तरीके से ट्रीटमेंट करना है आपको बस इस चैप्टर में ध्यान रखना है स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, फॉर्मेट हमने देख लिया। एक और चीज़ स्टूडेंट, फॉर्मेट के साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ, रिसिप्ट साइड में स्टूडेंट जो चीज़ें आएगी, ठीक है, जितनी भी चीज़ें रिसिप्ट साइड में लिखी होगी वो आपका इधर इनकम होगा या फिर वो आपका लाइबिलिटी साइड में आएगा, ठीक है। कहाँ पे आएगा रिसिप्ट साइड की इन्फॉर्मेशन, वो आपके इनकम साइड में आएगी या फिर लाइबिलिटी साइड में आएगी। और जो पेमेंट साइड है स्टूडेंट, यहाँ पे जितनी भी पेमेंट साइड में डिटेल्स दी हुई है वो आइदर एक्सपेंडिचर साइड में आएगा या फिर वो आपके एसेट साइड में आएगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, रिसिप्ट साइड की चीज़ें कहाँ पे अपेयर करेगी, इनकम में या फिर लाइबिलिटी में, दोनों में से कोई एक जगह पे एक ही इफेक्ट आएगा स्टूडेंट, ठीक है, दो दो इफेक्ट नहीं आता इसका। रिसिप्ट एंड पेमेंट में जितने भी डिटेल्स दी होगी उसका एक ही इफेक्ट आएगा, ठीक ट्रायल बैलेंस की तरह से हम ट्रायल बैलेंस में एक इफेक्ट देते थे, ठीक उसी तरीके से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में भी एक ही इफेक्ट आएगा, करेक्ट। तो रिसिप्ट साइड आपका कहाँ पे आएगा, रिसिप्ट साइड आपका आएगा इनकम या फिर लाइबिलिटी में, और पेमेंट साइड का जो डिटेल है वो आपका आएगा एक्सपेंडिचर या फिर एसेट साइड में, ओके। चलिए आगे मूव करते हैं स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है एनपीओ से रिलेटेड वो हम देख लेते हैं, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑन रिसिप्ट साइड जो अपीयर करते हैं। सब्सक्रिप्शन, सबसे पहला सब्सक्रिप्शन इज रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू मीन्स स्टूडेंट जो एवरी टाइम मिलता रहता है, ठीक है, रिकरिंग नेचर का होता है, उससे हम रेवेन्यू इनकम कहते हैं। तो सब्सक्रिप्शन जो है वो एनपीओ का मेन सोर्स ऑफ इनकम है और वो आपका रेवेन्यू इन नेचर है, ठीक है, यानी कि आप इसे इनकम कंसिडर करोगे। ऑल मेंबर्स हैव टू पे सब्सक्रिप्शन रेगुलरली, इट इज क्रेडिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना है, यानी कि स्टूडेंट इनकम साइड में लिखना है, ठीक है, ओके। तो इसे हम इनकम साइड में स्टूडेंट क्या करेंगे, नोट कर देंगे सब्सक्रिप्शन को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, लाइफ मेंबरशिप फी,
इन नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न सम मेंबर पे लाइफ मेंबरशिप फी, इट इज नॉन रिकरिंग इनकम। अब क्योंकि स्टूडेंट हमारा लाइफ मेंबरशिप फी रिकरिंग नहीं होता, वन टाइम पेमेंट होता है, ठीक है, तो वो कैपिटल नेचर का होता है। ओके, एंड अकॉर्डिंगली देयरफॉर इट इज शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, इसलिए लाइफ मेंबरशिप फी को हम लायबिलिटी साइड में बताते हैं। ओके, एंडोवमेंट फंड, द रिसिप्ट ऑफ दिस फंड इज फॉर स्पेसिफिक पर्पज। जब कभी भी आपको एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए फंड मिलता है, ठीक है, कैसे भी कोई मेंबर देता है, डोनेशन के फॉर्म में मिलता है, गिफ्ट के फॉर्म में मिलता है, ठीक है, कैसे भी मिल सकता है, तो क्योंकि वो फंड आपको स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिल रहा है स्टूडेंट, वो आपका कैपिटल नेचर का होगा, एंड अकॉर्डिंगली इट विल अपीयर ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ओके, नेक्स्ट, कैपिटल फंड। कैपिटल फंड इज शोन ऑन द लायबिलिटी साइड। जिस तरीके से फाइनल अकाउंट जो था ट्रेडिंग पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, उसमें कैपिटल लायबिलिटी साइड में आता है, ठीक, उसी तरीके से यहाँ पर भी कैपिटल फंड जो होगा स्टूडेंट लायबिलिटी साइड में आएगा, करेक्ट, ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। कैपिटल फंड इज क्रिएटेड फ्रॉम कैपिटल इनकम। अब ये जो स्टूडेंट कैपिटल फंड है, वहाँ पे तो पार्टनर्स लेके आते थे, अभी एनपीओ में कैपिटल आएगा कहाँ से, ठीक है, तो वो कैपिटल इनकम से हम लोग जनरेट करेंगे। जैसे कि लाइफ मेंबरशिप फी मिलेगा तो उसे हम कैपिटल में ऐड कर देंगे। कैपिटलाइजेशन ऑफ एंट्रेंस फी, एंट्रेंस फी को जब हम कैपिटलाइज करेंगे, क्या होता है एंट्रेंस फी हम आगे देखेंगे, जो एंट्रेंस फी को जब हम कैपिटलाइज करेंगे तो वो कैपिटल बन जाएगा। डोनेशन, ठीक है, ये सब सोर्स है जिसके थ्रू कैपिटल क्या होगा स्टूडेंट जनरेट होगा। एंड बाय एडिंग सरप्लस, जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट स्टूडेंट जो हमें प्रिपेयर करना होता है इस चैप्टर में, उसमें अगर हमें सरप्लस मिलता है, सरप्लस यानी कि हमारा इनकम साइड हैवी होगा और एक्सपेंस कम होगा, तो सरप्लस होगा तो वो भी कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। या फिर डेफिसिट निकलता है स्टूडेंट, डेफिसिट यानी कि एक्सपेंडिचर हमारा ज़्यादा हो गया करंट ईयर में और इनकम कम हुआ, तो डेफिसिट कैपिटल में से कम हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ओके, मूविंग फर्दर, एंट्रेंस फी। क्या होता है एंट्रेंस फी? एंट्रेंस फी या फी पेड बाय द पर्सन हु इंटेंड टू बिकम अ मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या कंसर्न। जब कभी भी आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनना होता है स्टूडेंट, तो आपको एक वन टाइम पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एंट्रेंस फी। ओके, जनरली एंट्रेंस फीस आर ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिप्ट और इनकम। नॉर्मली जनरल एंट्रेंस फी को हम कैपिटल रिसिप्ट या फिर इनकम दोनों में से कुछ भी ट्रीट कर सकते हैं, वो आपको एडजस्टमेंट में दिया हुआ रहेगा कि आपको एंट्रेंस फी को कैपिटल ट्रीट करना है कि आपको एंट्रेंस फी को रेवेन्यू कंसिडर करना है, ठीक है, इनकम कंसिडर करना है। बट सम टाइम पार्ट कैन बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू एंड पार्ट कैपिटल। कभी कभी स्टूडेंट क्वेश्चन में ऐसा दिया रहेगा कि आप एंट्रेंस फी को आधा इनकम कंसिडर करो और आधा कैपिटल कंसिडर करो, तो आपको अकॉर्डिंगली क्या करना है, ट्रीटमेंट देना है। ओके, नेक्स्ट, डोनेशन। डोनेशन मीन्स गिफ्ट बाय आइदर मेंबर और एनी आउटसाइडर टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो जब कभी भी ऑर्गेनाइजेशन को गिफ्ट मिलता है स्टूडेंट, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, डोनेशन कहेंगे। ये डोनेशन मेंबर्स भी दे सकते हैं, कोई आउटसाइडर भी दे सकता है, ठीक है। तो जो डोनेशन है स्टूडेंट दो टाइप के, पहला डोनेशन जनरल डोनेशन। जो जनरल डोनेशन जो है वो आपका रेवेन्यू नेचर का होगा एंड इट विल बी शोन ऑन द इनकम साइड। कहाँ बताया जाएगा स्टूडेंट, इनकम साइड, दैट इज क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ओके, दिस डोनेशन आर गिवन विदाउट एनी कंडीशन। ये डोनेशन स्टूडेंट ऐसे ही दे दिया जाता है, कोई कंडीशन नहीं होती कि आपको फंड को कैसे यूज़ करना है, ठीक है। जब आपको डोनेशन मिलता है तो आप इसे जैसे चाहिए वैसे यूज़ कर सकते हो, कोई कंडीशंस नहीं होती है। ऐसे डोनेशंस को जनरल डोनेशन कहेगी और जनरल डोनेशन आपका रेवेन्यू इनकम होगा स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्पेसिफिक डोनेशन। डोनेशन आर सम टाइम गिवन फॉर स्पेसिफिक पर्पस, इट इज शोन ऑन द लायबिलिटी साइड। जब कभी भी आपको डोनेशन स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिलेगा, यानी कि आपको उसी पर्पस के लिए डोनेशन को यूज़ करना है, तो वो आपका लायबिलिटी बन जाएगा स्टूडेंट, ठीक है ना, क्या बन जाएगा, लायबिलिटी, और आप उसको लायबिलिटी साइड में बताओगे। द डोनर द डोनर स्पेसिफाई द पर्पस फॉर यूटिलाइजिंग द अमाउंट डोनेटेड बाय हिम। तो जो भी अमाउंट डोनर डोनेट कर रहा है, तो वो उसका यूज़ बताएगा कि ये फंड मेरा, जो मैं जो फंड दे रहा हूँ वो पर्टिकुलर ये पर्पस के लिए यूज़ होना चाहिए। ओके, एग्जाम्पल दिया हुआ, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, डोनेशन फॉर प्राइज फंड, डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स टूर्नामेंट एक्सेट्रा। तो जब ऐसे स्पेसिफिक डोनेशन मिलेंगे तो वो उसी पर्पस के लिए खर्च होने चाहिए और ये आपका आएगा लायबिलिटी साइड में। ओके, अब नेक्स्ट, इफ ओनली डोनेशन इज गिवन। क्वेश्चन में कुछ बताया नहीं गया कि डोनेशन जो है वो जनरल है या स्पेसिफिक है, तो आप इसे जनरल डोनेशन ट्रीट करोगे स्टूडेंट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, हमारा टर्म है स्टूडेंट लेगेसी। लेगेसी मीन्स गिफ्ट रिसीव्ड अंडर द विल ऑन द डेथ ऑफ द डोनर।
द गिफ्ट में बी फॉर जनरल और स्पेसिफिक पर्पस। ओके स्टूडेंट, लेगेसी मतलब जब कभी भी किसी पर्सन की डेथ होती है तो उसके डेथ के पहले वो एक विल बना के जाता है। विल में लिखा होता है कि उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, उसकी जो फंड्स है, उसका क्या करना है, ठीक है। तो जब कभी भी डेथ के बाद में जब हमें कुछ मिलता है उस पर्सन से, तो उसे हम क्या कहेंगे, लेगेसी। ओके, और लेगेसी वापस अगेन ये जनरल पर्पस के लिए भी हो सकता है और स्पेसिफिक पर्पस के लिए भी हो सकता है, ठीक है। विल में लिखा होगा कि ये फंड स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ करना है कि हेजिटेज दे देना है, ठीक है। अगर गिफ्ट जो है या फिर जो लेगेसी जो है, जो अमाउंट हमें मिल रहा है, ठीक है, विल के थ्रू, वो जनरल गिफ्ट है, यानी कि कुछ स्पेसिफाई नहीं किया गया कि ये जो फंड मिलेगा हमें यूज़ कैसे करना है, तो उसे हम रेवेन्यू ट्रीट करेंगे। क्या ट्रीट करेंगे स्टूडेंट, रेवेन्यू, विच इज क्रेडिट टू इनकम एंड एक्सपेंड सॉरी विच इज क्रेडिट ऑन इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। तब क्योंकि वो रेवेन्यू नेचर का, हम इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड के क्रेडिट साइड में यानी कि इनकम साइड में इसको रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्पेसिफिक पर्पस, ठीक है। जब विल में डेथ के बाद में लिखा हुआ है कि मेरा फंड पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को जाएगा और ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ होगा, तो वो टाइम पे स्टूडेंट वो हो जाएगा आपका कैपिटल रिसिप्ट। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कैपिटल रिसिप्ट। ओके, इट शुड बी शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। कहाँ बताओगे फिर इसको लाइबिलिटी साइड में। ओके, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा जो लेगेसी है, ठीक है, वो जनरल है या स्पेसिफिक पर्पस के लिए। और अगर स्टूडेंट क्वेश्चन साइलेंट हुआ तो इफ ओनली लेगेसी इज गिवन इट इज ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिप्ट, तो आप उसे कैपिटल रिसिप्ट कंसीडर करके चलना स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट, सेल ऑफ ओल्ड एसेट, इट अपियर ऑन द डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स, कैसे भी पैसे मिला स्टूडेंट, वो सारी चीज़ें हम रिसिप्ट साइड में लिखते हैं। तो अगर एसेट बेच के हमें कुछ पैसे मिले तो हम उसको रिसिप्ट एंड पेमेंट के डेबिट साइड में बताएंगे। इट इज कैपिटल रिसिप्ट एंड हैंस इट इज नॉट ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब क्योंकि स्टूडेंट ये हमारा कैपिटल रिसिप्ट है, एसेट बेच के हमें पैसा मिले से हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर नहीं करेंगे। ओके, बट बुक वैल्यू इज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम एसेट। ओके, जितना भी पैसा कितना भी मिला हो, बट जितने भी वैल्यू की एसेट जो हमने बेची है उसे हमें एसेट से माइनस करना है स्टूडेंट। एक ट्रीटमेंट तो आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो जब कभी भी आपको क्वेश्चन में रिसिप्ट साइड पे सेल ऑफ एसेट दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको बुक वैल्यू भी दिया रहेगा, तो वो बुक वैल्यू आपको क्या करना है, एसेट में से कम कर देना है, ठीक है। और however profit earned or loss suffered in on sale of asset must be transferred to income and expenditure account। और स्टूडेंट आपको रिसिप्ट साइड पे कितना पैसा मिला एसेट बेच के वो दिया हुआ रहेगा, कॉस्ट दिया रहेगा, कंपेयर करना है आपको। कंपेयर करने पे प्रॉफिट हो सकता है या लॉस हो सकता है। प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा स्टूडेंट वो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में अपियर करेगा, ठीक है। ओके फाइन। तो स्टूडेंट हमने सारे जो टर्म्स थे, न्यू टर्म्स जो एनपीओ में इंपॉर्टेंट है, वो सारे हमने कवर अप कर लिए। अब हम कवर करेंगे स्टूडेंट कुछ एडजस्टमेंट जो आप एनपीओ में देखने वाले हो। ओके ओके स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट एडजस्टमेंट्स। पहला एडजस्टमेंट है स्टूडेंट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दो अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं स्टूडेंट पूरे सम्स में, ठीक है। जितने भी सम्स हैं आपको सिर्फ और सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो आपके दो इफेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट में अपीयर हो गए। तो अगर आपको एडजस्टमेंट में दिया हुआ है कि कुछ एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है तो उसका ट्रीटमेंट कैसा होगा स्टूडेंट, वो आपको मैं बताता हूँ अभी, ठीक है। तो सबसे पहले हम दो जो प्रिपेयर करने वाले स्टेटमेंट वो हम लिख देते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये अकाउंट है हमारा, और बैलेंस शीट हमारा स्टेटमेंट, ठीक है। तो एक अकाउंट और एक स्टेटमेंट हमने प्रिपेयर कर दिया, दोनों फॉर्मेट रेडी है। अगर क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिया हुआ स्टूडेंट, तो ऑलरेडी कुछ एक्सपेंस इनकर्ड हुआ रहेगा। यहाँ पे मैंने सैलरी एग्जांपल लिया, सैलरी मैंने ऑलरेडी पे किया है और कुछ पे करना बाकी है। आउटस्टैंडिंग मतलब पे करना बाकी है, ठीक है। तो जितना पे किया वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, और जो पे करना बाकी है स्टूडेंट करंट ईयर का, बट मैंने पे नहीं किया, पे करना बाकी, तो वो मैं क्या करूँगा, सैलरी में ऐड कर दूंगा स्टूडेंट। सैलरी में क्या कर दूंगा, ऐड। ओके, और टोटल मैं बाहर लिख दूंगा, करेक्ट। ये हो गया आपका पहला इफेक्ट। अब क्योंकि स्टूडेंट ये अमाउंट आपका पे करना बाकी है, आपके ऊपर बर्डन है, ये आपके लिए लाइबिलिटी है एक तरीके से, ठीक है। तो इसका दूसरा इफेक्ट आएगा स्टूडेंट लाइबिलिटी साइड में। कहाँ आएगा, लाइबिलिटी साइड में। और अमाउंट स्टूडेंट मेक श्योर ये अमाउंट आपको जो रेड कलर में लिखा है वही अमाउंट यहाँ पे लिखना है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ये अमाउंट लिख देते हैं और सम टैली नहीं होता उनका, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है जो अमाउंट रेड कलर में लिखा है वही अमाउंट यहाँ पे अपीयर करेगा। फाइन, ओके फाइन। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ, वो है हमारा प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस यहाँ पे मैंने सैलरी का एग्जांपल लिया, सैलरी मैंने एडवांस में पे कर दी, प्रीपेड यानी कि आपने एडवांस में पे कर दिया।
तो स्टूडेंट क्योंकि आपने एडवांस में पे कर दिया, आने वाले साल का भी अभी पहले ही पे कर दिया स्टूडेंट। ओके, ये दो स्टेटमेंट बना देता हूँ मैं फॉर्मेट, ठीक है। दो फॉर्मेट हमारे सामने है, क्योंकि दो ही फॉर्मेट आपको प्रिपेयर करने हैं। अगर आपने सैलरी एडवांस में पे कर दिया तो आपका सैलरी यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी यहाँ पे ये जो अमाउंट है उसमें आने वाले साल का भी है अमाउंट लिखा हुआ है, क्योंकि प्रीपेड है ना। प्रीपेड मतलब आने वाले साल का भी अमाउंट यहाँ पे आपने लिख दिया, पे किया है। तो अभी ये गलत है स्टूडेंट, आपको यहाँ पे सिर्फ करंट ईयर का लिखना है। तो जो एक्सिस अमाउंट है आपको क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। तो एक्सिस अमाउंट हम लेस करके टोटल बाहर लिख देंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट जब भी आप कोई अमाउंट एडवांस में पे करते हो तो आपका वो एसेट होता है। क्या होता है, एसेट्स होता है, ठीक है। तो इसका जो दूसरा इफेक्ट होगा वो आपका एसेट साइड में अपेयर करेगा, ठीक है। अगेन ध्यान रखना, आपको जो रेड वाला अमाउंट है वही आपको अमाउंट बाहर लिखना है। फाइन, ओके। नेक्स्ट, इनकम रिसीव्ड, रिसीवेबल, इनकम रिसीवेबल कमीशन का एग्जांपल यहाँ पे कि हमें कुछ इनकम मिलना है स्टूडेंट, ठीक है ना। अगर कोई दो फॉर्मेट हमारे यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट का, अगर कोई इनकम मिलना है, एग्जांपल मैंने यहाँ पे कमीशन का लिया, कुछ भी हो सकता है स्टूडेंट, ठीक है ना। इट कैन बी इंटरेस्ट, कमीशन की जगह पे इंटरेस्ट ले सकते हो, ठीक है। तो कुछ भी ले सकते हो। तो अगर आपका इनकम मिलना बाकी है, तो क्योंकि मिला नहीं है, मिलना बाकी, तो आप क्या करोगे स्टूडेंट, मिलना बाकी तो आप कमीशन में क्या करोगे, उसको ऐड कर दोगे। क्या कर दोगे, उसको ऐड कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहला इफेक्ट होगा स्टूडेंट, ऐड रिसीवेबल, कमीशन रिसीवेबल, अमाउंट नोट करके टोटल बाहर लिख दोगे। ये जो अमाउंट है स्टूडेंट मिलना बाकी, क्योंकि जो अमाउंट आपको मिलना बाकी है उस पर आपका हक होता है पूरा मिलने का, ठीक है। तो वो आपका एसेट साइड में अपेयर करेगा, ठीक है। कमीशन रिसीवेबल, ये आपका दूसरा इफेक्ट। अमाउंट आपको रेड कलर में लिखा, वही अमाउंट आपको यहाँ पे नोट करना है स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, आपको एडवांस में पैसे मिल गए। तो अगेन मैं पहले दो फॉर्मेट बना देता हूँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और हमारा बैलेंस शीट। ये दो अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है। आपको इनकम एडवांस में मिल गया, तो इनकम में ऑलरेडी अपेयर लिखा है, कमीशन, एग्जाम्पल लिया मैंने यहाँ पे, इनकम ऑलरेडी है। और ये जो इनकम हमने लिखा है कमीशन का अमाउंट, वो आपको एडवांस में मिला हुआ है, यानी कि आपको आने वाले साल का मिला हुआ है। अब क्योंकि ये आपके आने वाले साल का भी अमाउंट इसमें इंक्लूड है, तो ठीक नहीं है, आपको तो खाली करंट ईयर का ही इसमें इन्फॉर्मेशन लिखना है। आउटर कॉलम में आपको खाली करंट ईयर का ही आना चाहिए। तो जो भी आने वाले साल का जो कमीशन आपने इसमें लिख रखा है उससे आपको लेस करना पड़ेगा। तो लेस प्री रिसीव्ड कमीशन, ठीक है, माइनस कर दोगे, टोटल बाहर लिख दोगे। बाहर जो अमाउंट होगा स्टूडेंट, ये आपका करंट ईयर का इनकम होगा। अब स्टूडेंट आपको आपको अगर कोई अमाउंट एडवांस में मिला हुआ तो आपके लिए लाइबिलिटी स्टूडेंट, इन नियर फ्यूचर आपको उस मेंबर को आने वाले साल में सर्विस देना पड़ेगा, ठीक है। तो जब भी आपको इनकम एडवांस में मिलता है तो वो आपके लिए लाइबिलिटी होती है, अकॉर्डिंगली वो आपको लाइबिलिटी साइड में क्या करना है स्टूडेंट, नोट कर देना है, ठीक है। ये हो गया हमारा फोर्थ एडजस्टमेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, अभी यहाँ पे हम नेक्स्ट है हमारा डेप्रीशिएशन। क्या है हमारा स्टूडेंट, डेप्रीशिएशन। यहाँ पे पहले दो फॉर्मेट प्रिपेयर कर देते हैं, पहला बैलेंस शीट और दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, तो बैलेंस शीट में आपके पास ऑलरेडी एसेट्स होगा, एडजस्टमेंट में लिखा होगा कि आपको डेप्रीशिएशन प्रोवाइड करना है। तो आप क्या करोगे स्टूडेंट, डेप्रीशिएशन यानी रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ एसेट, ठीक है। एसेट को डेप्रीशिएट करना है यानी कम करना। तो पहला इफेक्ट होगा आपका लेस डेप्रीशिएशन, अमाउंट नोट करके टोटल बाहर लिख दोगे। और स्टूडेंट जब भी हमारे एसेट का वैल्यू कम होता है तो हमारा उसमें क्या होता है, नुकसान होता है। तो अकॉर्डिंगली दूसरा जो इफेक्ट आएगा आपका एक्सपेंडिचर साइड में आएगा। कहाँ आएगा स्टूडेंट, एक्सपेंडिचर साइड में, ठीक है। टू डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी अमाउंट, ब्रैकेट में जो लिखा वही स्टूडेंट, रेड कलर में जो लिखा वही अमाउंट आपको यहाँ पे नोट करना है, ठीक है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एंट्रेंस फी। जैसे मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने के टाइम पे बताया था कि एंट्रेंस फी को कभी कभी हम लोग थोड़ा इनकम कंसिडर करते, थोड़ा सा हम कैपिटलाइज कर देते, तो वो एडजस्टमेंट यहाँ पर दिया हुआ है स्टूडेंट, ठीक है। तो दो फॉर्मेट हमारा, पहला इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। तो एंट्रेंस फी को हम पूरा एक बार के लिए इनकम साइड में लिख देंगे स्टूडेंट, ठीक है। एंट्रेंस फी आपको दिया हुआ रहेगा और कैपिटल भी आपको दिया हुआ रहेगा। अब क्वेश्चन में नीचे एडजस्टमेंट में अगर दिया हुआ है एंट्रेंस फी, ये जो है अमाउंट आपका रिसिप्ट साइड में होगा स्टूडेंट। कहाँ पे होगा, रिसिप्ट साइड में। तो हम यहाँ पे नोट कर देंगे और ये आपको मिलेगा ओपनिंग बैलेंस शीट से, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में अगर दिया हुआ है कि एंट्रेंस फी 50% कैपिटलाइज करना है, 50% क्या करना है, कैपिटलाइज करना है। तो क्योंकि 50% कैपिटलाइज करना है, पूरा अमाउंट तो नहीं आना चाहिए, तो 50% माइनस कर देंगे स्टूडेंट। हाँ, यहाँ पे हम लेस कैपिटलाइज्ड माइनस करके टोटल बाहर लिख देगा। और ये जो अमाउंट है स्टूडेंट, ये कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर टोटल अप कर देंगे, करेक्ट।
तो इस तरीके से आप एंट्रेंस फी को क्या करोगे, कैपिटलाइज करोगे। कैपिटलाइज करना मतलब कैपिटल में ऐड कर देना होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जितना भी एंट्रेंस फी मिला था हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किया, जितना भी आपको कैपिटल में ट्रांसफर करना था उतना माइनस कर दोगे और कैपिटल में नोट कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारा फंड आउट ऑफ डोनेशन, ठीक है। डोनेशन से जो फंड मिला हुआ उसका क्या करना है। तो हमारे दो फॉर्मेट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट एडजस्टमेंट के स्टूडेंट दो इफेक्ट होते हैं, करेक्ट ना। अगर जो डोनेशन मिला हुआ है या फिर जो डोनेशन है उसमें से आप फंड क्रिएट करो स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, ठीक है, तो ट्रीटमेंट कैसा होगा। तो जो डोनेशन आपको दिया रहेगा आप यहाँ पे लिखे हो, और वो डोनेशन में से एडजस्टमेंट में लिखा है कि जो डोनेशन मिला है जनरल डोनेशन, उसका पर्टिकुलर अमाउंट आपको स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ करना है। एडजस्टमेंट में लिखा होगा कि डोनेशन का अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट जितना भी दिया उसमें से पर्टिकुलर अमाउंट आपको स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे स्टूडेंट, डोनेशन में से वो लेस कर दोगे, लेस कैपिटलाइज, और इसको आप अलग से लाइबिलिटी साइड में बता दोगे, ठीक है। स्पेशल फंड यानी कि बिल्डिंग फंड हो सकता है, ठीक है, टूर्नामेंट फंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ पे आप स्पेशल फंड के नाम से उसको अलग से बता दोगे, ठीक है। कैपिटल में नहीं लिखोगे बट आप कैपिटल के नीचे अलग से लिख दोगे स्पेशल फंड, ओके फाइन। चलिए नेक्स्ट, लास्ट एडजस्टमेंट है स्टूडेंट आपका स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ठीक है। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कहो, स्टॉक ऑफ मेडिसिन कहो, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल को, इट टोटली डिपेंड के ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, कंसर्न कैसा है, ठीक है। तो अगर कंसर्न हॉस्पिटल है तो वहाँ पे मेडिसिन होगा, अगर ऑर्गेनाइजेशन आपका क्लब है, स्पोर्ट्स क्लब वगैरह, तो वहाँ पे स्पोर्ट्स मटेरियल होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट ये सब जो चीज़ें होती है, ठीक है, उसको हम किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे अब हम देखेंगे, ठीक है। तो स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, बट सिंस ये स्टूडेंट ट्रेडिंग कंसर्न तो है नहीं आपका, ट्रेडिंग कंसर्न नहीं है, कोई स्टॉक मेंटेन नहीं करते, बट उसके बावजूद भी क्या होता है स्टूडेंट, ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ स्टॉक तो पड़ा रह जाता कई बार, ठीक है। जैसे डॉक्टर है, क्लिनिक्स है, तो मेडिसिन तो हम खरीदते हैं पेशेंट्स को देने के लिए, बट क्या होता है कुछ मेडिसिन एट द एंड ऑफ द ईयर पड़ी रह जाती है, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है हमें वो यहाँ पे देखना है, ठीक है। समझो आपका क्लब है, आपने कोई बैट्स इक्विपमेंट्स वगैरह खरीदे, बैट्स खरीदे, बॉल खरीदे, ज़रूरी थोड़ा ना जितना भी आपने परचेस किया सबका सब यूज़ हो गया हो, कुछ तो रह गया होगा, ठीक है, जो अनयूज्ड होगा वो आप आने वाले ईयर में यूज़ करने वाले हो। तो वो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी हो सकता है, मेडिसिन हो सकता है, स्पोर्ट्स मटेरियल हो सकता है, उसको आप कैसे ट्रीट करोगे, उसको आप किस तरीके से लिखोगे अकाउंट में, वो हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम दो फॉर्मेट प्रिपेयर करते हैं स्टूडेंट। फॉर्मेट है हमारा, दो फॉर्मेट जो है वो है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है। तो स्टूडेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं, भले वो स्टेशनरी हो, मेडिसिन हो, स्पोर्ट्स मटेरियल हो, वो आपके लिए तो एक्सपेंडिचर ही है, तो सारा इफेक्ट आपका आएगा एक्सपेंडिचर में, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर में आप लिखोगे टू स्टॉक कंज्यूम्ड, क्या लिखोगे, टू स्टॉक कंज्यूम्ड, क्योंकि खर्चा उतना ही हुआ जितना आपने कंज्यूम किया, जो आपने कंज्यूम नहीं किया, जो आपने यूज़ नहीं किया, जो आपके पास एट द एंड ऑफ द ईयर है, वो आपका खर्चा नहीं है स्टूडेंट, वो आने वाले साल का होगा, भले आपने अब खरीद लिया, करेक्ट ना। तो आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, स्टॉक कंज्यूम, आपने यूज़ कितना किया, परचेस तो आपने भले ज़्यादा किया होगा, मेडिसिन मेडिसिन का एग्जांपल लेता हूँ मैं यहाँ पे, आपने मेडिसिन ज़्यादा परचेस की होगी, बट ज़रूरी थोड़ी ना है कि वो एट द एंड ऑफ द ईयर क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। अगर कुछ पड़ा है तो आप अगले साल यूज़ करोगे, और अगले साल यूज़ करोगे तो अगले साल का खर्चा है। तो आपने कितना मेडिसिन कंज्यूम किया है ड्यूरिंग द ईयर, वो आपको फाइंड आउट करना है, वो अमाउंट आपको एक्सपेंडिचर में लिखना है, ठीक है। तो स्टूडेंट वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक, क्या लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे जो पिछले साल कुछ बचा था, जो पिछले साल खर्च नहीं हुआ था, वो हमारे पास स्टार्टिंग से पड़ा हुआ था, तो वो हम यहाँ पे नोट कर देंगे ओपनिंग स्टॉक। और हम करंट ईयर में भी कुछ खरीदे होगे स्टूडेंट, ठीक है। एड परचेज ड्यूरिंग द ईयर, ये अमाउंट आपको मिलेगा स्टूडेंट पेमेंट साइड में, कहाँ मिलेगा, पेमेंट साइड में, ठीक है। करंट ईयर में हमने कुछ मेडिसिन खरीदी है तो वो हम यहाँ पे एड ऑन कर देंगे, ओके। जितना भी हमने करंट ईयर में खरीदी है वो हम सब यहाँ पे नोट कर देंगे, ठीक है। फिर बाद में समझो कुछ मेडिसिन हमने कैश पेमेंट नहीं, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो सिर्फ रिसिप्ट साइड, सॉरी रिसिप्ट और पेमेंट में खाली जो पेमेंट किया है उसी का बताते हैं, जो आउटस्टैंडिंग है उसके बारे में तो नहीं बताते हैं। तो अगर कुछ आउटस्टैंडिंग है, आपको एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कि पर्टिकुलर बिल अभी भी आउटस्टैंडिंग है, पे करना बाकी है, ठीक है, वो आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे। ये आपका पहला इफेक्ट एडजस्टमेंट में दिया होगा कि पर्टिकुलर अमाउंट का बिल आउटस्टैंडिंग है, हमने पे नहीं किया है, ठीक है। तो ये पहला इफेक्ट हो गया आपका आउटस्टैंडिंग बिल। इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ पे आएगा स्टूडेंट, अब क्योंकि ये मुझे पेमेंट करना बाकी है स्टूडेंट, मैंने किया नहीं है, ठीक है, मेडिसिन परचेज कर लिए बट मैंने पेमेंट किया नहीं है, इसका दूसरा इफेक्ट आएगा आपका लाइबिलिटी साइड में, ठीक है। कहाँ आएगा, लाइबिलिटी साइड में, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक्सपेंडिचर में जाके टोटल अप कर दूंगा,
ओपनिंग स्टॉक, परचेस और आउटस्टैंडिंग बिल तीनों को टोटल अप कर दूंगा। अब इसमें से स्टूडेंट मैं क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दूंगा। क्या कर दूंगा? क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दूंगा। तो लेस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, जितना भी एट द एंड ऑफ द ईयर मेरे पास पड़ा है उसको मैं माइनस करके टोटल जो है बाहर लिख दूंगा। ये अमाउंट मेरा क्या हुआ स्टूडेंट? करंट ईयर में यूज़ हुआ है। ठीक है, ये बाहर जो मैंने अमाउंट लिखा है उतना मेरा करंट ईयर का खर्च हुआ है मेडिसिन के ऊपर। ओके, और ये जो क्लोजिंग स्टॉक है स्टूडेंट, इसका दूसरा इफेक्ट आपका आ जाएगा एसेट साइड में। कहाँ आ जाएगा? एसेट साइड में, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, मेडिसिन, स्पोर्ट्स मटेरियल एंड सो ऑन। ओके स्टूडेंट, तो ये एक एडजस्टमेंट और एक सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट, ये दो एडजस्टमेंट थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बाकी पूरा चैप्टर बहुत सिंपल है स्टूडेंट, बहुत छोटा चैप्टर है ये, इजीली आप सॉल्व कर पाओगे। फर्स्ट चैप्टर है, थोड़ा लेंदी है, टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, बट वो उसका वेटेज भी 12 मार्क्स है। और ये चैप्टर छोटा है, इजी है, और अगर सब्सक्रिप्शन सिंपल आ गया तो पूछो ही मत। ठीक है, ठीक है ना? तो ये चैप्टर आप बहुत ही इजीली स्कोर कर सकते हो 12 मार्क्स। ठीक है, खाली एक सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट और एक ये एडजस्टमेंट बच्चों लोग को कंफ्यूज करता है यहाँ पे थोड़ा सा। बाकी पूरा चैप्टर एकदम स्ट्रेट अवे है। ठीक है, तो स्टूडेंट हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम सम्स देखेंगे। फाइन, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स, लाइक द वीडियो, एंड अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।